हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे। एम लक्ष्मीकांत की बुक चल रही है, चैप्टर नंबर 27 है अकॉर्डिंग टू माय 4th एडिशन। तो आप अपडेटेड वर्जन के अकॉर्डिंग चलिएगा। एंड इन पॉलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो थोड़ा सा मैं इंट्रो में बता दूं आपको कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो ऑक्यूपाई करता है एक प्री एमिनेंट एंड एक सेंट्रल पोजिशन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ऑफ द स्टेट। तो आर्टिकल जो है आपके पास 168 टू 212 जो कि आपका पार्ट 6 में आता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये डील करता है ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, पावर्स एंड सो ऑन, जो भी पार्ट्स होते हैं ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, उनसे ये डील करता है। एंड ये बिल्कुल सिमिलर है टू द पार्लियामेंट। देयर आर सम डिफरेंसेस एज वेल इन दिस, जो कि हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि हमारा पॉइंटर नंबर 1 है। तो इसमें देखिएगा कि देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। एंड जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, वो दो तरीके की होती है। मतलब उनमें यूनिकैमरलिज्म होता है एंड कुछ में बाइकैमरलिज्म सिस्टम होता है। मतलब किसी में 2 हाउसेज होते हैं, किसी में सिंगल 1 हाउस होता है। तो अभी एक मतलब एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपडेटेड क्या है उसमें। लेकिन अकॉर्डिंग टू द 2013 डाटा तो हमारे पास 6 स्टेट्स हैं जिनके पास 2 हाउसेस है, मींस बाइकैमरलिज्म है। तो ये जो से 6 स्टेट्स हैं उनके भी आपको बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। तो आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर। तो जो तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट है वो आया था 2010 के अंदर लेके आए थे। हैज़ नॉट कम इनटू फोर्स, मतलब फोर्स में नहीं आया था, लेकिन ये एक्ट 2010 के अंदर आया था। उसके बाद द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द आंध्र प्रदेश भी जो है वो रिवाइव्ड किया गया था बाय द आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट, जो कि 2005 का है। ठीक है, उसका 7th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 में आई थी वो प्रोवाइड करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द मध्य प्रदेश। हाउएवर जो कि नोटिफिकेशन है वो इफेक्ट में लाया जाता है, जो कि प्रेसिडेंट लेके आते हैं। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है कि नोटिफिकेशन कौन लेके आता है, तो ये प्रेसिडेंट लेके आते हैं। यहाँ पे यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ये एक्ट वगैरह ये कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप अगर इन स्टेट से आते हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत है। एंड अगर आप एट ए सेंट्रल लेवल पर देखें तो नो नीड। ठीक है, तो सो फॉर नो सच नोटिफिकेशन हैज़ बीन मेड कि मध्य प्रदेश को जो है वो 2 हाउसेस दे जाएं। तो हेंस मध्य प्रदेश कंटिन्यू टू हैव द 1 हाउस ओनली। तो जो हमारे 22 स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके पास यूनिकैमरलिज्म है। एंड स्टेट लेजिस्लेटिव कंसिस्ट, अब ये भी आपको पता होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव में कौन कौन आता है। तो गवर्नर प्लस द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो द स्टेट्स हैविंग द बाइकैमरलिज्म उनमें कौन कौन आते हैं। तो एक तो गवर्नर होंगे ही होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी और लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब 2 हाउस होंगे। और यूनिकैमरलिज्म में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। तो हिंदी में इनको क्या बोलते हैं वो भी देख लेते हैं। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनको उसको विधानसभा बोलते हैं, जो कि हमारी अपर हाउस होती है। द सेकंड चैम्बर और द हाउस ऑफ द एल्डर्स भी इसको बोला जाता है। तो ये हमारा एक हो गया। और दूसरा है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधानसभा बोला जाता है, ये लोअर हाउस होता है। और इसको फर्स्ट चैम्बर और द पॉपुलर हाउस भी बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी तक जो मैंने बताया उसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको विधान परिषद बोला जाता है, जो कि अपर हाउस होता है, जो कि सेकंड चैम्बर होता है और द हाउस ऑफ द एल्डर्स होता है। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो विधानसभा होती है। एंड लोअर हाउस होती है ये फर्स्ट चैम्बर और द पॉपुलर हाउस भी इसको बोला जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है कि ये चीज़ कि हम एबोलिशन कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं किसी भी हाउस को, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल को। ठीक है, और पार्लियामेंट जो है वो इसको अबॉलिश कर सकती है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल को वो इसको बना भी सकती है और हटा भी सकती है। इफ़ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट पास अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो रेजोल्यूशन को पास कर देती है तो पार्लियामेंट इसको हटा भी सकता है और बना भी सकता है। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये जो रेजोल्यूशन की बात कर रही हूँ मैं, ये पास होना चाहिए बाय द स्टेट असेंबली और स्पेशल मेजॉरिटी से, वेरी इंपॉर्टेंट।
स्पेशल मेजोरिटी से ये रेजोल्यूशन जो है वो पास होना ज़रूरी है, दैट इज़ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एंड द मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। 2/3 जो मेंबर्स हैं प्रेजेंट होने चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए उनकी, स्पेशल मेजोरिटी से ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तभी इसको हटाया जा सकता है, यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। उसके बाद दिस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज़ नॉट to be deemed as an amendment of the constitution for the purpose of the article 368 and is passed like an ordinary piece of the legislature, जैसे कि by the simple majority। उसके बाद आइडिया क्या है सेकंड चैम्बर बनाने का इन द स्टेट्स, ये जो है आइडिया वो क्रिटिसाइज भी किया जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द ग्राउंड दैट कि इट वाज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये किसी मतलब लोगों द्वारा तो इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा, दैट इज इट डिलेड द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, मतलब इसको बनाने से जो हम लॉ लाएंगे वो उनमें डिले हो सकता है, तो इसको नहीं लाना चाहिए हमें। दैट इट वॉज एन एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशन, कि ये एक मतलब खर्चीला इंस्टीट्यूशन भी इसको बोला गया है। कॉन्सिक्वेंटली द प्रोविजन वॉज मेड फॉर द एवोल्यूशन एंड द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल टू अनेबल a state to have the second chamber or not according to own willingness and the financial strength। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है आंध्र प्रदेश के अंदर कब क्रिएट हुई, 1957 के अंदर। ये कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आपको थोड़ा बता रही हूँ। उसके बाद ये बनाई तो 1957 में गई थी, लेकिन 1985 के अंदर इसे एबॉलिश कर दिया गया। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल आंध्र प्रदेश की दोबारा से बनाई गई 2007 के अंदर। आफ्टर दैट उसके बाद मतलब कब बनाई गई, 2007 के अंदर, लेकिन एक्ट कौन सा लाया गया था, 2005 वाला, ठीक है, उसके अंदर इसको बनाया गया। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ तमिलनाडु भी एबॉलिश कर दी गई थी एक बारी 1986 के अंदर, एंड दैट ऑफ पंजाब एंड द वेस्ट बंगाल जो कि 1969 के अंदर कर दी गई थी एबॉलिश, ठीक है। उसके बाद 2010 के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द तमिलनाडु पास अ रेजोल्यूशन फॉर द रिवाइवल, क्योंकि हमने बात की 1986 के अंदर तमिलनाडु वाली को एबॉलिश कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर ये दोबारा से 2010 के अंदर लेके आए एंड उन्होंने दोबारा से क्रिएट कर ली। अकॉर्डिंगली जो पार्लियामेंट है एनेक्टेड द तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2010, जो कि ये जिसने ये प्रोवाइड करवाया कि आप क्रिएट कर सकते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। हाउएवर बिफोर दिस एक्ट वाज इन फोर्स द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ तमिलनाडु पास अनदर रेजोल्यूशन इन द 2011 सीकिंग द एबोल्यूशन ऑफ द प्रपोज लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 2010 के अंदर लेके आए और 2011 के अंदर दोबारा से एबॉलिश करने के लिए इसको ले आए वो रेजोल्यूशन। सॉरी। उसके बाद अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द टू हाउसेस, जिसके अंदर हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ असेंबली एंड द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल। तो अभी हम बात कर लेते हैं पहले कंपोजिशन ऑफ असेंबली। तो इसमें हम बात करेंगे स्ट्रेंथ, नॉमिनेटेड मेंबर, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, ठीक है, जो 10 साल बाद होता है। उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द एससीज एंड एसटीज। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं, पहले हम कंपोजिशन ऑफ द असेंबली के अंदर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट, जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, ऑन द बेसिस ऑफ द जो वोट डलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो फिक्स की हुई है 500, और जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो 60, मतलब मिनिमम 60 होने चाहिए और मैक्सिमम 500 तक होने चाहिए। इट मीन्स जो स्ट्रेंथ है वो 60 to 500 के बीच में वेरी करती है, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्टेट, मतलब जितनी बड़ी स्टेट होगी उसके अकॉर्डिंग ही ये वोट डालेंगे, ठीक है। हाउएवर इन द केस ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, जिसके अंदर मिनिमम नंबर है इज फिक्स्ड एट 30। इन केस ऑफ द मिजोरम एंड नागालैंड की अगर हम बात करते हैं तो 40 एंड 46 है। उसके बाद फर्दर सम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन सिक्किम एंड नागालैंड आर ऑल्सो इलेक्टेड इनडायरेक्टली। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ये कुछ ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको यही देखने को मिलती है कि इसमें लोग ही जो है वो इनको चुनते हैं, वोट डलते हैं, ठीक है। 60 मिनिमम होते हैं, 500 जो है वो मैक्सिमम फिक्स की गई है स्ट्रेंथ इनकी। अब हम बात कर लेते हैं नॉमिनेटेड मेंबर की, ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉमिनेटेड मेंबर की बात कर रहे हैं। तो गवर्नर कैन नॉमिनेट 1 मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, लेकिन अब
मतलब एट प्रेजेंट इसको अमेंड कर दिया गया है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्लैरिटी से इसका पूरी डिटेल लिखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या था, गवर्नर जो है वो नॉमिनेट कर सकता था 1 मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली तब, ठीक है। ओरिजिनली दिस प्रोविजन वॉज टू ऑपरेट फॉर 10 years बट दिस ड्यूरेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड कॉन्टिन्यूसली सिंस देन बाय द 10 years ईच टाइम। मतलब पहले तो सिर्फ 10 years के लिए लेके आए थे, उसके बाद 10 years के बाद ये लेके आते ही रहते थे, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। एंग्लो इंडियन वाले उसमें से जो चूज़ करना होता है इसने, गवर्नर ने, ठीक है। नाउ अंडर 95th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009 दिस इज़ टू लास्ट अंटिल 2020। तो ये 2020 तक का ही था जो कि बोला गया था 95th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2009 के अंदर आया था कि 2020 तक ही इसको चुनेंगे, लेकिन अब फाइनली जाके इसको चूज़ करने को बंद कर दिया गया है। तो ये भी अपडेट जो है वो आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पहले ये 10 years के लिए लाया गया था, फिर उसके बाद ये 10 years जो है वो उसको रिवाइज करते रहते हैं, ठीक है। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे ये कंपोजिशन ऑफ असेंबली की, ठीक है। तो इसमें हमने स्ट्रेंथ एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स को देख लिया था। अब हम बात कर रहे हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। तो फॉर दिस पर्पस होल्डिंग द डायरेक्ट इलेक्शंस, तो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस कराए जाते हैं टू द असेंबली एंड ईच स्टेट जो है वो डिवाइड की जाती है इनटू द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जो डीमार्केशन होती है ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, वो इस तरीके से होती है कि जो रेशो होती है ना बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज और जो नंबर ऑफ सीट अलॉट की जाती हैं, तो उस रेशो में होती हैं। तो ऊपर हमारे पास आते हैं पॉपुलेशन और नीचे नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है, जो अलॉट की जाती हैं थ्रू आउट द स्टेट। तो ये इस रेशो के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो डीमार्केट की जाती हैं। अगर अदर वर्ड्स में देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि यूनिफॉर्मिटी रहे रिप्रेजेंटेशन में बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट। तो जो एक्सप्रेशन है पॉपुलेशन से हमारा क्या मतलब है, मीन्स द पॉपुलेशन एज ascertained एट द लास्ट प्रिसीडिंग सेंसस, जो लास्ट सेंसस हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है ऑफ द स्टेट उसके रिगार्डिंग जो है वो फिगर्स रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। तो आफ्टर ईच सेंसस जो भी जनगणना होती है उसके बाद रीएडजस्ट किया जाता है। जैसे ए पार्ट में अगर हम देखें तो ये क्या बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ द सीट्स इन द असेंबली ऑफ द ईच स्टेट। तो यहाँ पे टोटल सीट्स जो कि दी गई हैं, ठीक है, असेंबली के अंदर ईच स्टेट की क्या है। सेकंड है डिवीजन ऑफ द ईच स्टेट इनटू द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, उसकी डिवीजन कैसे की गई है। तो इन दो बेसिस पे रीएडजस्टमेंट होती है सेंसस को देखते हुए, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट जो है वो एम्पावर होता है टू डिटरमाइन द अथॉरिटी एंड द मैनर इन विच इट इज़ टू बी मेड। अकॉर्डिंगली जो पार्लियामेंट है वो एनेक्ट करता है द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो कि आया था 1952 के अंदर, 1962 के अंदर, 1972 के अंदर एंड 2002 के अंदर, जो कि इसी चीज़ के लिए लाया गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कैसे जो है रीएडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द सेंसस। तो जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया था उसके अंदर फ्रोजन कर दी गई थी नंबर ऑफ द सीट्स जो कि असेंबली को दी गई थी सभी स्टेट्स के अंदर, एंड डिवीजन को भी जो है वो फ्रोज फिक्स कर दिया गया था इनटू द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी टिल द कब तक 2000 तक, ठीक है, एट द 1971 लेवल। तो ये जो था बैन ऑन द रीएडजस्टमेंट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर अनदर ईयर जो कि 2026 तक कर दिया गया बाय द ये कब मतलब 2026 कब तक फिक्स कर दिया गया, 84th जो अमेंडमेंट एक्ट 2001 में आया था उसके अंदर, विद द सेम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनकरेजिंग पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स। उसके बाद 84th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2001 में आया था जिसकी ये बात कर रहे हैं कि 2026 में उसको फिक्स कर दिया गया। ये ऑल्सो एम्पावर करता है कि गवर्नमेंट को टू अंडरटेक द रीएडजस्टमेंट एंड द रैशनलाइजेशन ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन फिगर ऑफ द 1991 सेंसस। उसके बाद लेटर बाद में 87th जो हाँ जी, जो 87th अमेंडमेंट एक्ट आया, यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ मैं, एक मिनट,
हाँ जी, जो 87th अमेंडमेंट एक्ट आता है 2003 का, वो प्रोवाइड करता है फॉर द लिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द 2001 का जो सेंसस हुआ था, ठीक है, नोट द 1991 का जो था, ठीक है, क्योंकि जो 84th वाला था वो किसके बेसिस पे था, 84th अमेंडमेंट एक्ट जो 2001 में आया था वो 1991 वाला लेके चल रहा था सेंसस। तो जो 87 वाला आया था जो कि 2003 में आया, तो वो ये कह रहा था कि 2001 वाला हमें सेंसस लेके चलना है बजाय कि 1991। तो ऐसा क्यों? क्योंकि 2001 में तो सेंसस खुद अभी बन रहा था ना, वो अभी सर्वे हो रहा था, सेंसस का जनगणना हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने 1991 वाला उठाया। लेकिन जब 2003 में तब तक हमारे पास डिटेल आ चुकी थी कि कितनी पॉपुलेशन वगैरह, कितनी नंबर ऑफ सीट्स होनी चाहिए, तो तब 2001 वाला इन्होंने सेंसस उठा लिया। एंड दिस कैन बी डन विदाउट ऑल्टरिंग द नंबर ऑफ द सीट्स इन द असेंबली इन ईच स्टेट। तो पॉपुलेशन उठाई, नंबर ऑफ सीट्स वही रखी, बस सेंसस ये वाला इन्होंने ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द एससीज एंड एसटीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रोवाइड करता है कि रिजर्वेशन होनी चाहिए सीट्स जो कि एससी एंड एसटीज के लिए होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन रेशियोज। ओरिजिनली ये जो रिजर्वेशन है वॉज टू ऑपरेट फॉर द 10 ईयर्स, ठीक है, अप टू द 1960 जब से ये लाया गया था, बट दिस ड्यूरेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड कॉन्टिन्यूसली सिंस देन बाय द 10 ईयर्स ईच टाइम। एंड जो 95th अमेंडमेंट एक्ट आया 2009 के अंदर, उसने ये कब तक फिक्स कर दिया, 2020 तक ही फिक्स कर दिया। नेक्स्ट अब हम असेंबली वाला हमारा हो गया है, अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ काउंसिल। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो इसमें भी वही जैसे कि स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। अनलाइक द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। उसमें हमने बात की थी वो डायरेक्टली इलेक्टेड थे, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। और इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो काउंसिल की है वो 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ है ऑफ द असेंबली, एंड जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो 40 फिक्स की गई है। इट मीन्स जो साइज ऑफ काउंसिल है वो डिपेंड करेगी साइज ऑफ द असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो ये जो है वो किया जाएगा टू इंश्योर द प्रीडोमिनेंस ऑफ द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस इन द लेजिस्लेटिव affairs of the state. Though the constitution has fixed the maximum and the minimum limit, the actual strength of the council is fixed by the parliament. तो पार्लियामेंट जो है इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है वो फिक्स करती है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसी में काउंसिल वाले में ही सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है मैनर ऑफ द इलेक्शन। तो इसकी इलेक्शन कैसे कराए जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके अंदर फर्स्ट है 1/3 जो है वो इलेक्टेड होंगे, आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज इन द स्टेट लाइक द म्यूनिसपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ठीक है। सेकंड है 1/12, ये ध्यान रखिएगा इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो 1/12 जो है वो इलेक्ट किए जाएंगे बाय द ग्रेजुएट्स ऑफ द 3 ईयर्स स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग विद इन द स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है ग्रेजुएट्स की। थर्ड पॉइंट है हमारे पास 1/12 आर इलेक्टेड बाय द टीचर ऑफ द 3 ईयर्स स्टैंडिंग इन द स्टेट नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन द सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। फोर्थ है, यहाँ पे टीचर्स की बात हो रही है। फोर्थ है 1/3 are elected by the members of the legislative assembly of the state from the amongst person who are not the member of the assembly. तो legislative assembly का member नहीं होना चाहिए, उनको member of the काउंसिल के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास कि रिमाइंडर आर रिमाइंडर मतलब जो बाकी बच जाएंगे रेस्ट वाले आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, वो गवर्नर नॉमिनेट करेगा फ्रॉम द अमंगेस्ट पर्सन हु हैव ए स्पेशल नॉलेज, उनको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए किन किन फील्ड्स के अंदर, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन सोशल सर्विस। उसके 5/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड और जो 1/6 होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द गवर्नर, ठीक है। ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मेंबर्स है वो इलेक्ट किए जाते हैं इन अकॉर्डिंग्स विद द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय द मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इनको जो है चुना जाता है। द बोनाफाइड और द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नर्स नॉमिनेशन इन केस कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। तो कोर्ट के अंदर गवर्नर की नॉमिनेशन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दिस स्कीम ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेंटेटिव, फाइनल नहीं होगी, टेंटेटिव होगी, मतलब कुछ टाइम के लिए। एंड द पार्लियामेंट इज ऑथराइज टू मॉडिफाई और रिप्लेस द सेम। तो पार्लियामेंट कह भी सकती है कि इसको मॉडिफाई करो या फिर रिप्लेस करो। हाउएवर इट हैज़ नॉट एनेक्टेड एनी सच लॉ सो फॉर,
ठीक है। उसका नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्यूरेशन ऑफ द टू हाउसेज, जिसके अंदर हम बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ द असेंबली एंड द ड्यूरेशन ऑफ द काउंसिल। तो एक एक करके देख लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ द असेंबली में क्या है। तो जैसे लोकसभा में होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट कॉन्टिन्यूस चैम्बर, कॉन्टिन्यूस चैम्बर नहीं है, 5 साल का इसका टेन्योर होता है फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन हुई, उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई, वहाँ से स्टार्ट होता है और 5 साल तक ये चलता है। तो एक्सपायरेशन डेट इसकी क्या है, 5 ईयर। ऑपरेट एज अ ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन हो जाती है ऑफ द असेंबली, और जो गवर्नर होता है वो ऑथराइज करता है टू डिसोल्व द असेंबली एट एनी टाइम। जो गवर्नर है वो किसी भी टाइम डिसोल्व कर सकता है असेंबली को, टू पेव द वे फॉर द फ्रेश इलेक्शन करवा सकता है साथ में ही। जो टर्म होती है असेंबली की वो एक्सटेंड की जा सकती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है और टाइम इसका खत्म हो रहा है 5 साल से ज़्यादा, तो इसको कंटिन्यू भी किया जा सकता है बाय अ लॉ ऑफ द पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर एट ए टाइम। तो 1 साल के लिए इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसकी लेंथ को, टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। एंड हाउएवर दिस एक्सटेंशन कैन नॉट बी कंटिन्यू बियॉन्ड द पीरियड ऑफ द 6th मंथ आफ्टर द इमरजेंसी हैज़ सीज्ड टू ऑपरेट। तो 6 मंथ्स के लिए ही ये होता है मेनली, एंड आफ्टर द इमरजेंसी हैज़ सीज्ड टू ऑपरेट। उसके बाद दिस मीन्स दैट द असेंबली शुड बी री इलेक्टेड विद इन द 6 मंथ। उन 6 महीनों के अंदर जो है नेक्स्ट जो है असेंबली को चूज़ करना होता है आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ द इमरजेंसी, जब इमरजेंसी ख़त्म हो गई हो। अब ड्यूरेशन ऑफ द काउंसिल में देख लेते हैं। जैसे राज्यसभा में होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर होता है, मतलब इसमें डिसोल्यूशन नहीं होता, ये चैम्बर चलता रहता है। ये एक परमानेंट बॉडी होती है, ठीक है, एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। और इसमें 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं एवरी 2nd ईयर, मतलब हर 2 साल के अंदर 1/3 मेंबर जो हैं इस चैम्बर से रिटायर होते रहते हैं। जैसे कि राज्यसभा में होता है वैसे ही ये इस काउंसिल में होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में होता है। तो जो मेंबर कंटिन्यू सच एज फॉर द 6 ईयर, उस इसमें 6 ईयर एक मेंबर की जो टाइम होता है वो 6 ईयर का होता है, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। और जो वैकेंट सीट होती है वो फिर फिल की जाती है बाय द फ्रेश इलेक्शन एंड नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ एवरी 3rd ईयर। तो जो रिटायरिंग मेंबर्स हैं वो ऑल्सो एलिजिबल होते हैं फॉर द री इलेक्शन एंड द री नॉमिनेशन एनी नंबर ऑफ टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिटायर हो रहे होते हैं वो री इलेक्ट हो सकते हैं एंड उनको री नॉमिनेट किया जा सकता है नंबर ऑफ टाइम, मतलब जितने मर्जी टाइम के लिए वो री नॉमिनेट हो सकते हैं। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जिसके अंदर हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या होती है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है, ओथ वगैरह कैसे लेते हैं ये, एंड द वेकेशन ऑफ सीट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ बातें बताता है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर अ पर्सन टू बी चूजन एज द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। पहला है कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरा है कि मेक एंड सब्सक्राइब एंड ओथ लेनी होगी उसको कि वो कैसे जो है परफॉर्म करेगा अपनी ड्यूटीज़ को, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के आगे, ठीक है। और वो स्वेयर करेगा, मतलब कुछ कस्में वगैरह खाएगा, टू बियर द ट्रू फेथ बियर करेगा, एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से काम करेगा। और दूसरा कि अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। थर्ड पॉइंट है कि वो जो है वो 30 ईयर से उसकी एज जो है वो लेस होनी चाहिए जब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने की। एंड अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है तो 25 साल से उसकी एज जो है 30, इसमें 30 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए एज, 30 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बनना है तो। और लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट बनना है तो 25 ईयर्स से ज़्यादा उसकी एज होनी चाहिए। उसके बाद 4th पॉइंट है हमारे पास कि ही पोजेस अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने जो क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं उनके अकॉर्डिंग उसको खरा भी उतरना है। अकॉर्डिंगली जो पार्लियामेंट है वो कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस जो है वो बताता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या क्या वो देख लेते हैं। एक पर्सन वो इलेक्ट होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, जो वो जो है इलेक्टर होना चाहिए, ही मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट, एंड उसको क्वालिफाई करना होगा फॉर द गवर्नर्स नॉमिनेशन, मतलब गवर्नर्स नॉमिनेट करने के लिए उसको क्वालिफाई करना होगा। एंड ही मस्ट बी द रेजिडेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट, मतलब अगर हरियाणा से वो आ रहा है तो वो हरियाणा का लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्टर होना चाहिए। एंड
गवर्नर्स के नॉमिनेशन को वो क्वालिफाई करना चाहिए और वो हरियाणा का रहने वाला होना चाहिए। अगर वो यूपी में कर रहा है तो यूपी का रेजिडेंट होना चाहिए, ऐसे कुछ भी, ठीक है। उसका बी पार्ट है कि ये जो पर्सन होगा जो इलेक्ट किया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, वो एक इलेक्टर होना चाहिए फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट, जो कि अभी हमने बात भी की, इलेक्टर होना चाहिए। उसके बाद थर्ड है ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इफ़ ही वॉन्ट्स टू कंसेस्ट अ सीट रिजर्व फॉर, अगर वो रिजर्वेशन की सीट पर लड़ना चाहता है तो वो SC और ST में से होना चाहिए। हाउएवर अ मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैन ऑल्सो कंटेस्ट अ सीट नॉट रिजर्व्ड फॉर देम, अगर उसने रिजर्वेशन सीट से नहीं लड़ना तो भी ये मतलब जनरल सीट से ये लड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है डिस्क्वालिफिकेशन का, कि इनको डिस्क्वालीफाई कब किया जा सकता है। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन पर्सन को डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है फॉर बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और द काउंसिल ऑफ द स्टेट। किन कंडीशन पर? पहला है कि अगर उसने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड किया हो अंडर द सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट दैट मिनिस्टर और एनी अदर ऑफिस एग्जेम्प्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। दूसरा है, मतलब पहला तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आ गया, दूसरा है अगर वो अनसाउंड माइंड का हो, ठीक है, एंड स्टैंड्स और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, मतलब कोर्ट ने भी उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया गया। थर्ड है कि अगर उसने अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, ठीक है, जैसे बैंकक्रप्ट वगैरह हो जाते हैं वो हो, तो उसको भी हटाया जा सकता है। फोर्थ जो है अगर वो सिटीज़न नहीं है इंडिया का लेकिन उसके पास सिटीजनशिप है ऑफ अ फॉरेन स्टेट और इज अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एलिगेंस टू अ फॉरेन स्टेट, ठीक है, सिटीजनशिप अगर उसके पास नहीं है तो। फिफ्थ है कि इफ़ ही इज़ सो डिस्क्वालीफाई अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया अगर उसको वो फॉलो नहीं कर रहा तो उसको भी हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट फिफ्थ वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंगली जो पार्लियामेंट है वो प्रिस्क्राइब करता है कुछ एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग है, जो कि सेम पार्लियामेंट के लिए लागू होती है। वो क्या क्या है वो देख लेते हैं हम, तो इसी में ही हम बात कर रहे हैं। तो पहला है ही मस्ट नॉट बी फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस एंड करप्ट प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शन, तो अगर वो करप्ट प्रैक्टिसेस में पाया गया है तो उसको हटाया जा सकता है। दूसरा है ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्ट फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इम्प्रिजनमेंट फॉर द 2 और मोर ईयर, 2 और अगर 2 से ज़्यादा साल के लिए अगर वो जेल में है तो उसको भी हटाया जा सकता है, ठीक है। द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इज़ नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो उस पर लागू नहीं होगा, ये उसको नहीं हटाया जाएगा। अगर दूसरी मतलब वैसे जेल हुई है उसको 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए तो हटाया डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो तीसरा है ही मस्ट हैव फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन द टाइम, तो अगर उसने कोई एक्सपेंसेस है इलेक्शन एक्सपेंसेस वो पूरे नहीं किए हैं पेमेंट उसकी तो उसको हटाया जा सकता है। फोर्थ है ही मस्ट नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क्स एंड सर्विसेज, अगर वो बन गया है मेंबर और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा गवर्नमेंट की सर्विस के अंदर तो उसको भी हटाया जा सकता है। फिफ्थ है ही मस्ट नॉट अ डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन कॉर्पोरेशन इन विच द गवर्नमेंट हैज़ एट लीस्ट 25% ऑफ द शेयर, तो वो अगर डायरेक्टर बना हुआ है तो किन चीज़ों में डायरेक्टर, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट के उसके अंदर 25% के शेयर हैं, ठीक है, अगर वो मेंबर इस कंपनी के अंदर भी मतलब जुड़ा हुआ है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में ही वो आ जाएगा तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। 6 पॉइंट है ही मस्ट नॉट बी डिसमिस फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस फॉर द करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट, तो अगर वो डिसलॉयल्टी कर रहा है डिसलॉयल है टू द गवर्नमेंट तो भी उसको हटा सकते हैं। 7th है ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर he must not have been convicted for promoting the enmity between different groups or for the offense of the bribery। उसके बाद he must not have been punished for preaching and practices social crimes such as the untouchability, dowry and
Sati. On the question whether a member has become the subject to any of the above disqualification, the governor decision is final. अब इन सब में ये जो भी हमने डिस्कस किए हैं, इन सब में अगर गवर्नर का डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा, ठीक है. अगर गवर्नर ने कह दिया कि हाँ ये चीज़ ठीक है तो नहीं माना जाएगा उसको. अगर उसने कह दिया कि हाँ गलत है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. मतलब गवर्नर का ही इसमें रोल इंपॉर्टेंट रहेगा. हाउएवर ही शुड ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन की मदद से ही वो इसको यहाँ से हटा सकता है या नहीं हटा सकता, ठीक है. उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ले करता है कुछ प्रोविजंस को जो कि कहते हैं कि पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव इफ ही इज डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल. दल बदल का अगर है 10th शेड्यूल के अंदर आता है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. एंटी डिफेक्शन लॉ आप बोल सकते हैं. तो नेक्स्ट है कि जो क्वेश्चन आता है डिस्क्वालिफिकेशन का अंदर 10th शेड्यूल जो कि 1952 में आया था. In the case of the Legislative Council and a Speaker in the case of Legislative Assembly in 1992, the Supreme Court ruled that the decision of Speaker and the Chairman जो है in this regard is subject to the judicial review. अगर judicial review की बात करें तो इनका जो डिसीजन होगा वो भी judicial review के अंडर आएगा, ठीक है. ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया. नेक्स्ट हमारे पास आता है ओथ एंड द एफर्मेशन. तो ओथ एंड द एफर्मेशन में बात कर लेते हैं. तो एवरी मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बिफोर टेकिंग हिज सीट, जब वो अपनी सीट लेगा उससे पहले उसको कुछ ओथ एंड एफर्मेशंस जो हैं वो सब्सक्राइब करनी होगी बिफोर द गवर्नर के आगे, ठीक है. एंड सच सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस. तो ओथ में क्या क्या होता है कि वो ट्रू फेथ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसको ओबे करेंगे. दूसरा सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को होल्ड करेंगे. तीसरा फेथफुली डिस्चार्ज करेंगे अपनी ड्यूटी को, ठीक है. ऑफिस के अंदर फेथफुली अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करेंगे. अनलेस मेंबर टेक्स द ओथ ही कैन नॉट वोट एंड participate in the proceeding of the house and does not become the eligible to take the privileges and the immunities of the state legislature. अगर कोई ओथ नहीं ले रहा तो वो सभी privileges को लेने के लिए एलिजिबल नहीं होता है, ना ही उसको पार्टिसिपेट किया देने जाता है वोट देने के लिए. तो एक पर्सन वो लाइबल होगा टू द पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज़ फॉर ईच डे ही सिट्स और वोट एज अ मेंबर इन द हाउस. तो बिफोर टेकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द प्रिस्क्राइब्ड ओथ और एफर्मेशन, अगर वो बैठ गया है, अगर उसने ओथ नहीं ली है लेकिन वो प्रोसीडिंग में बैठ गया है तो उसको 500 रुपये हर सिटिंग के लिए मतलब चार्ज किया जाएगा. व्हेन ही ओन्स दैट ही इज़ नॉट क्वालिफाइड और दैट ही इज़ डिसक्वालीफाइड फॉर द मेंबरशिप. अगर उसको लगता है कि वो डिसक्वालीफाई है और फिर भी वो बैठ गया है, सिटिंग ले ली है उसने, तो भी उसको 500 रुपये जो है फाइन लगेगा. व्हेन ही नोज दैट ही इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम द सिटिंग और वोटिंग इन द हाउस बाय द वर्च्यू ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. अगर उसको मतलब सबको पता है कि इसको नहीं बैठने दिया जाना चाहिए और प्रोहिबिट है ये सिटिंग के लिए, अगर वो फिर भी बैठ रहा है या फिर वोट कर रहा है हाउस के अंदर तो भी उसको 500 रुपये फाइन लगेगा. मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव एंटाइटल होंगे टू रिसीव सच सैलरीज इज अलाउजेज एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम. कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर. नेक्स्ट हमारे पास आता है वेकेशन ऑफ सीट्स. जो सीट्स होती हैं जो वो वेकेंट होती हैं वो देख लेते हैं. तो इसमें पहला हमारे पास आता है डबल मेंबरशिप. अ पर्सन कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ द बोथ हाउस, कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली का भी मेंबर बना हुआ है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी मेंबर बना हुआ है, एट द सेम टाइम वो ऐसा नहीं कर सकता. इफ़ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ द हाउसेस his seat in one of the house falls vacant. अगर वो दोनों में उसने सीट जीत ली है तो उसको एक जगह से अपनी सीट को वेकेंट करना होगा एज पर द प्रोविजन ऑफ द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर. मतलब एक सीट उसको छोड़नी होगी अगर वो दोनों सीटों से जीता हुआ है तो. ठीक है. नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन. इफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव बिकम सब्जेक्ट टू द डिस्क्वालिफिकेशन हिज सीट बिकम वेकेंट. अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो उसकी जो सीट होगी वो वेकेंट मान ली जाएगी. थर्ड है रेजिग्नेशन. अगर वो छोड़ के ही चला गया है, उसने लिख के दे दिया है चेयरमैन को ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर उसने लिख के दे दिया कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ तो उसकी जो सीट है वो वेकेंट मानी जाएगी. नेक्स्ट है एब्सेंस. अगर वो हाउस से एब्सेंट है, ठीक है,
if he is absent himself from all its meeting for a period of the 60 days, वेरी इंपॉर्टेंट, 60 days विदाउट एनी परमिशन वो एबसेंट है तो उसकी सीट को वेकेंट मान लिया जाएगा. ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि कितने दिन के लिए एबसेंट को वेकेंट मान लिया जाता है उनकी सीट को. अदर केसेस में अगर हम बात करें, मेंबर हैज़ टू वेकेट हिज सीट इन द either house of the state legislative if his election is declared void by the court. पहला, अगर उसके इलेक्शन को वॉइड मान लिया जाए कोर्ट के द्वारा. दूसरा, एक्सपेल्ड कर दिया जाए फ्रॉम द हाउस. ठीक है. तीसरा, ही इज़ इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट और द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेजिडेंट. फोर्थ है हमारे पास, इफ़ ही इज़ अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर. तो इन चीज़ों के अंदर भी उसकी सीट्स को फिर वेकेंट मान लिया जाता है. तो पहला है इलेक्शन जो है अगर उसके हुए हैं और वॉइड मान दिया गया उसको कोर्ट के द्वारा. दूसरा, एक्सपेल्ड कर दिया गया हाउस के द्वारा. तीसरा, अगर वो इलेक्ट हो गया ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के अंदर अगर वो अपॉइंट हो गया है. फोर्थ है, अगर वो अपॉइंट हो गया है फॉर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट तो उसकी सीट्स को भी वेकेंट मान लिया जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. ये कंप्लीट नहीं लिखा गया. ठीक है, ये थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा. अभी हम ये स्टार्ट करते हैं. ओके. हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे स्पीकर ऑफ द असेंबली से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता दूं कि ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव उसके पास अपना एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है एंड देयर इज़ अ स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर. अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो चेयरमैन होता है एंड द डिप्टी चेयरमैन होता है उसके लिए. उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं स्पीकर ऑफ द असेंबली की. ठीक है, तो ये जो है वो इलेक्ट किया जाता है बाय द असेंबली इटसेल्फ फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर. जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उसके मेंबर्स के द्वारा ही स्पीकर को जो है वो इलेक्ट किया जाता है. स्पीकर जो है होता है वो पूरे टाइम रिमेन इन द ऑफिस ही होता है जब तक असेंबली चलती है. एंड ही वेकेट हिज ऑफिस अर्लियर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 केसेस. वो अपनी सीट को वेकेट कर सकता है पहले अगर वो सीज कर दे टू इफ़ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली. ठीक है. दूसरा, इफ़ ही रिज़ाइन बाय राइटिंग टू द डिप्टी स्पीकर. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वो किसको रिज़ाइन कर देता है. स्पीकर जो है वो किसको रिज़ाइन देगा, डिप्टी स्पीकर को. तो उसकी सीट जो है वो फिर वेकेंट हो जाएगी. ठीक है. थर्ड है, इफ़ ही इज़ रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल देन द मेंबर ऑफ द असेंबली. सच अ रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर गिविंग द 14 डेज़ का प्रायर नोटिस. पहले उसको देना होगा, मतलब असेंबली को जो है 14 डेज़ का प्रायर नोटिस देना होगा कि हम रेजोल्यूशन पास करें इसको हटाने के लिए. तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि कितने दिन पहले उसको जो है वो नोटिस, एडवांस नोटिस देना होता है. ठीक है. उसके बाद स्पीकर के कुछ पावर्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ. तो पहला है कि ही मेंटेन द ऑर्डर एंड द डेकोरम. उसको मेंटेन करना होता है असेंबली के अंदर जब कंडक्ट कर रही है असेंबली. ठीक है, जो भी उसके अंदर प्रोसीडिंग चल रही है उसके अंदर ऑर्डर मेंटेन करना होता है इसको. और इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही होती है कि जो है डेकोरम मेंटेन करना है. एंड ही हैज़ अ फाइनल पावर इन दिस रिगार्ड. ठीक है. उसके बाद सेकेंड है, ही इज़ द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द प्रोविजन. पहला, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दूसरा, रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द असेंबली. तीसरा, लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट विद इन द असेंबली. तो इन तीनों के अंदर फाइनल इंटरप्रिटेटर होता है स्पीकर. थर्ड है, ही एडजर्न द असेंबली और सस्पेंड द मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ द कोरम. अगर कोरम की एब्सेंट है तो वो असेंबली को सस्पेंड भी कर सकता है, एडजर्न भी कर सकता है. फोर्थ है, ही डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टांस. ये वोट नहीं डाल सकता, मतलब कुछ जैसे प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, लॉ बनाए जा रहे हैं तो वो वोट नहीं कर सकता पहली बारी में. लेकिन हाँ, अगर टाई हो गया है तो वो डिसाइडिंग जो है कास्टिंग वोट के रूप में फिर वो वोट कर सकता है. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट है हमारा, ही कैन अलाउ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस. तो सीक्रेट सिटिंग भी ये बिठा सकता है. सिक्स्थ, ही डिसाइड वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट अ मनी बिल एंड हिज डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्पीकर जो है वो डिसाइड
डिसाइड करेगा कि बिल जो है मनी बिल है या नहीं है। 7th है ही डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द असेंबली अराइजिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल। तो वो डिसाइड कर सकता है कि किसको डिस्क्वालीफाई करना है, किसको नहीं करना। 8 पॉइंट है ही अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ ऑल द कमिटीज ऑफ द असेंबली एंड सुपरवाइज देयर फंक्शन एंड ही हिमसेल्फ इज द चेयरमैन। क्वेश्चन आता है कि स्पीकर जो है कौन से जो है उसका चेयरमैन होता है, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का, रूल्स कमेटी का एंड जनरल पर्पस कमेटी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो चेयरमैन है वो, जो स्पीकर है वो चेयरमैन होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का, रूल्स कमेटी का एंड द जनरल पर्पस कमेटी का। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिप्टी स्पीकर ऑफ द असेंबली। तो इसके बारे में देख लेते हैं हम, इसको रब कर देती हूँ मैं। हाँ जी, तो 1 सेकेंड। हाँ जी, तो डिप्टी स्पीकर ऑफ द असेंबली में देख लेते हैं। जैसे कि स्पीकर की बात की वैसे डिप्टी स्पीकर होता है जो कि इलेक्ट किया जाता है बाय द असेंबली इटसेल्फ एंड उसके मेंबर्स ही उसको जो है वो इलेक्ट करते हैं। और इलेक्ट होने के बाद आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर हैज़ बीन टेकन प्लेस, जब स्पीकर की इलेक्शन हो जाते हैं फिर उसको डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। तो जैसे कि स्पीकर होता है वैसे डिप्टी स्पीकर होता है, उसको भी पूरे टाइम असेंबली के अंदर रहना होता है एंड उसकी सीट को भी वैकेंट कब माना जाएगा, अगर वो सीज कर दे टू बी ए मेंबर ऑफ द असेंबली, दूसरा रिजाइन कर दे। अब स्पीकर जो है वो डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन दे के जाएगा और डिप्टी स्पीकर जो है वो तो स्पीकर को रेजिग्नेशन देगा ही देगा। थर्ड है कि अगर जो है रेजोल्यूशन पास किया जाए मेजॉरिटी बेसिस पे मेंबर ऑफ द असेंबली के द्वारा, इसके अंदर भी रेजोल्यूशन जो है 14 डेज प्रायर जो है नोटिस जो है इसको डिप्टी स्पीकर को देना होता है। ठीक है, तो जो डिप्टी स्पीकर है उसकी ड्यूटीज़ भी वैसी ही होती हैं स्पीकर के मतलब डिप्टी स्पीकर की भी वही होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो स्पीकर की होती है। और अगर स्पीकर की सीट वेकेंट है तो डिप्टी स्पीकर जो है उसकी जगह अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है। ही ऑल्सो एक्ट एज अ स्पीकर व्हेन द लेटर इज एब्सेंट, मतलब अगर वो एब्सेंट है फ्रॉम द सीटिंग ऑफ द असेंबली, और इन बोथ द केसेस ही हैज़ ऑल द पावर ऑफ द स्पीकर। तो डिप्टी स्पीकर की को वही सारी पावर मिल जाती है फिर अगर स्पीकर की पोस्ट वेकेंट है तो स्पीकर नॉमिनेट फ्रॉम द अमंगस्ट द मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ द चेयरमैन, anyone of can preside over the assembly in the absence of the speaker or the deputy speaker. He has the same power as the speaker when so presiding and he hold office until a new panel of the chairman is nominated. तो तब तक वो बना रहेगा जब तक नया नहीं चुन के आ जाता। नेक्स्ट हमारे पास आता है चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। अभी हमने स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की बात की, अब हम चेयरमैन एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द काउंसिल की बात करेंगे। तो चेयरमैन जो है वो इलेक्ट किया जाता है बाय द काउंसिल इटसेल्फ। जैसे कि हमने स्पीकर के में देखा था वैसे ही चेयरमैन भी इनके मेंबर्स खुद इनको सिलेक्ट करते हैं और इनकी सीट को वैकेंट भी कब माना जाता है, जब ये सीज कर दे अपनी पोजीशन को टू बी द मेंबर ऑफ द काउंसिल। दूसरा ही रिज़ाइन कर दे, किसको, ये चेयरमैन किसको देगा, डिप्टी चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन देगा। तीसरा, अगर इसको रिमूव करना है मेंबर्स ने मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन डाल के तो इसको भी 14 डेज प्रायर जो है एडवांस नोटिस जो है असेंबली काउंसिल को इसको देना होगा। तो एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर पावर एंड द फंक्शन ऑफ चेयरमैन इन द काउंसिल सिमिलर होंगी जैसे कि स्पीकर की होती है असेंबली के अंदर। तो जो स्पीकर है हैज़ द वन मोर स्पेशल पावर विच इज़ नॉट एंजॉयड बाय द चेयरमैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीकर के पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है जो कि चेयरमैन के पास नहीं होती। द स्पीकर डिसाइड वेदर द बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट। ये वाला जो है वो स्पीकर के पास ही होती है, ऐसा चेयरमैन के पास नहीं होती। चेयरमैन डिसाइड नहीं करेगा कि जो मनी बिल है या बिल है जो मनी बिल है या नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इन द केस ऑफ द स्पीकर जो सैलरी एंड अलाउंसेस है ऑफ चेयरमैन आर फिक्स्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, उसके बाद दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट एंड दस आर नॉट सब्जेक्ट टू द एनुअल वोट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से चार्ज किए जाते हैं इनको सैलरीज वगैरह। ठीक है, उसका डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल की बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड। हाँ जी, तो इसके अंदर सेम वैसे ही जैसे चेयरमैन होता है वैसे ही डिप्टी चेयरमैन होता है, और इसको भी काउंसिल के अंदर ही इलेक्ट किया जाता है इनके मेंबर्स के द्वारा ही। एंड डिप्टी चेयरमैन जो है उसकी सीट को का वेकेंट माना जाएगा जब वो सीज कर देगा अपनी पोजीशन को एज ए मेंबर टू द काउंसिल। दूसरा, अगर वो रिज़ाइन कर देता है, लिख के दे देता है कि मैं छोड़ रहा हूँ अपनी सीट, किसको, चेयरमैन को, वही चेयरमैन डिप्टी
चेयरमैन को देगा अपना रेजिग्नेशन, डिप्टी चेयरमैन किसको देगा, चेयरमैन को देगा। उसके बाद थर्ड है कि अगर उसको रेजोल्यूशन से मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर अगर काउंसिल के चाहते हैं कि उसको रिमूव किया जाए तो 14 डेज़ का प्रायर नोटिस जो है वो देना होगा इनको, ठीक है। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन सेम मतलब ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा, जैसे हमने बोला था कि अगर चेयरमैन की सीट वेकेंट है तो डिप्टी चेयरमैन जो है उसकी सीट की जो है परफॉर्म करेगा ड्यूटी। ही ऑल्सो एक्ट एज द चेयरमैन अगर वो एब्सेंट हो, अगर चेयरमैन जो है एब्सेंट हो फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द काउंसिल। दोनों केसेस के अंदर उसके पास जो पावर्स होगी वो चेयरमैन की ही होंगी, ठीक है, चेयरमैन की ही पावर जो होंगी। अगर चेयरमैन की सीट पे डिप्टी चेयरमैन कर रहा है तो चेयरमैन की पावर उसको जो है वो मिलेंगी और निभाएगा वो। तो चेयरमैन नॉमिनेट from the amongst the member of the panel of the vice chairman, anyone of them can preside over the council in the absence of the chairman or the deputy chairman। मतलब अगर दोनों नहीं है, चेयरमैन भी नहीं है, डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है, तो कोई भी उसको वहाँ पे उसकी सीट को मेंबर्स में से बन सकता है और उसके पास सेम ही पावर होगी जो कि चेयरमैन की होती हैं, और वो होल्ड करेगा ऑफिस जब तक अगला जो है वो चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन नॉमिनेट नहीं हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सेशंस, वो देख लेते हैं, जिसके अंदर हम सबनिंग और एडजॉर्नमेंट, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, कोरम, वोटिंग इन हाउस, लैंग्वेज इन द स्टेट लेजिस्लेचर, उसके बाद राइट्स ऑफ द मिनिस्टर्स एंड द एडवोकेट जनरल की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबनिंग से। ये सेशंस होते हैं सारे स्टेट लेजिस्लेचर के। उससे समनिंग की बात करते हैं तो गवर्नर फ्रॉम द टाइम टू टाइम समन करता रहता है हाउस को ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू मीट। तो मैक्सिमम गैप जो होगा 2 सेशंस का, अगर मान लीजिए एक सेशन जनवरी में हुआ है तो अगला सेशन जो है वो 6 मंथ के अंदर अंदर इसको करवाना ज़रूरी है। तो 2 सेशन के बीच में नॉट मोर देन 6 मंथ का टाइम नहीं होना चाहिए, तो जून में, बल्कि इससे पहले इनको करवा लेना है। उसके बाद द स्टेट लेजिस्लेचर शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। इसका कहने का मतलब है 1 साल के अंदर 2 बारी तो सेशन होने ही होने हैं, एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, मतलब 3 बार तो होते ही हैं, ठीक है। अ सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट मैनी सिटिंग्स होती हैं इसके अंदर। एडजॉर्नमेंट में देख लेते हैं क्या है, इसको मैं रब कर देती हूँ। एडजॉर्नमेंट में ये सस्पेंड कर देते हैं वर्क इन द सिटिंग फॉर द स्पेसिफाइड टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए जो है सिटिंग को सस्पेंड कर देते हैं, मतलब कुछ आवर्स के लिए, कुछ डेज के लिए, कुछ वीक्स के लिए, ठीक है। तो एडजॉर्नमेंट, एक होता है एडजॉर्नमेंट और दूसरा होता है एडजॉर्नमेंट साइन डाई। तो इसमें जो है वो डिफरेंस पूछा जाता है। तो ये क्या है, इसका मतलब होता है टर्मिनेटिंग अ सिटिंग, मतलब इनडेफिनेट पीरियड के लिए, मतलब कुछ नहीं पता कितने घंटों के लिए, कितने डेज के लिए, कितने वीक्स के लिए टर्मिनेट कर दिया गया है सेशन को। तो इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। इसमें तो पता है कि हमें आवर्स कितने दिनों के लिए, कितने वीक्स के लिए किया, लेकिन साइन डाई में टर्मिनेट कर दिया जाता है, हमें कुछ नहीं पता कि कितने टाइम के लिए उसको इनडेफिनेट किया जाता है। उसके बाद द पावर ऑफ द एडजॉर्नमेंट एज द एडजॉर्नमेंट साइड आउट लाइफ विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ही इसकी पावर्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर में हम बात करते हैं स्पीकर और चेयरमैन दोनों की, ठीक है, मतलब कोई भी हो सकता है इनके अंदर। ये डिक्लेयर करता है कि हाउस जो है वो एडजर्न साइन डाउन है व्हेन द बिजनेस ऑफ द सेशन इज कंप्लीटेड विद इन द next few days the governor issue a notification for the prorogation of the session। अगर adjourned sign die है, मतलब कुछ नहीं पता, indefinite टाइम के लिए सिटिंग को सस्पेंड किया गया है, तो नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर गवर्नर जो है वो इशू कर देगा नोटिफिकेशन की प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन के लिए, ठीक है। हाउएवर द गवर्नर कैन ऑल्सो prorogue the house which is in the session unlike the adjournment a prorogation terminates a session of the house। तो इसके अंदर प्रोरोगेशन जो है के अंदर टर्मिनेट कर दिया जाता है सेशन ऑफ द हाउस, ठीक है, क्योंकि एडजॉर्नमेंट साइन डाउन के में क्या था कि टर्मिनेट किया गया है, लेकिन फॉर द इनडेफिनेट पीरियड नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसके अंदर तो टर्मिनेट कर दिया जाता है फॉर अ सेशन, ठीक है। उसके बाद डिसोल्यूशन की बात कर लेते हैं।
तो डिसोल्यूशन के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल बीइंग अ परमानेंट हाउस, क्योंकि हमें पता है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो परमानेंट हाउस है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। ओनली द लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसॉल्व की जाती है। अनलाइक द प्रोरोगेशन, अ डिसोल्यूशन एंड द वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस एंड अ न्यू हाउस इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द जनरल इलेक्शन are held. The position with the respect to the lapsing of the bills on the dissolution of the assembly is mentioned below, जो कि हम देख लेते हैं एक एक करके। अगर कोई बिल जो है पेंडिंग है इन द असेंबली, लैप्स originating in the assembly और transmitted to it। और दूसरा है बिल passed by the assembly but pending in the council। असेंबली ने तो पास कर दिया, काउंसिल के अंदर पड़ा हुआ है, मतलब पेंडिंग है, तो इसको लैप्स कर देंगे, ठीक है, ये लैप्स हो जाएगा। तीसरा है अगर बिल पेंडिंग है काउंसिल के अंदर, ठीक है, एंड नोट पास इन द असेंबली, मतलब इसके अंदर भी नोट पास्ड, तो ये भी जो है वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ है अगर कोई बिल है वो पास किया गया है असेंबली के द्वारा और पास बाय बोथ द हाउसेस, ठीक है, बट पेंडिंग असेंट लेने के लिए गवर्नर और प्रेसिडेंट की, तो वो लैप्स नहीं होगा। मतलब असेंबली ने भी उसको पास कर दिया, काउंसिल ने भी उसको पास कर दिया, लेकिन गवर्नर या प्रेसिडेंट की असेंट लेने के लिए वो अभी पड़ा हुआ है, ठीक है, उससे पहले डिसोल्यूशन हो चुकी है उसकी असेंबली की, तो ये पास हो जाएगा, मतलब ये लैप्स नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला। तो फिफ्थ वाला है हमारे पास, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अ बिल पास बाय द असेंबली, असेंबली ने पास कर दिया बिल, और बोथ आ हाउस मतलब काउंसिल ने भी पास कर दिया, बट रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, तो ये भी लैप्स नहीं होगा, ये भी लैप्स नहीं होगा, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट ने उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया गया है और उसके बाद जो है डिसोल्यूशन हो गया है असेंबली का, तो ये लैप्स नहीं होगा। तो ये दो जो मैंने आपको बताए हैं ये याद रखने, इसमें जो है वो लैप्स नहीं होगा। तो अगर असेंबली के अंदर, पहले वाला हमने देखा था कि असेंबली के अंदर पेंडिंग है, तो इसमें भी लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का आपका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरम की। तो कोरम में क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स required present in the house before the transact any business. It is 10 in number or 1/10 of the total member of the house, whichever is the greater. If there is no quorum during a meeting of the house, it is the duty of the presiding officer कि वो adjourn कर दे house को और to suspend the meeting until there is a quorum। तो quorum 1/10 ये चीज़ पूछी जाती है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो अब हम डिस्कस करेंगे वोटिंग इन हाउस, ठीक है। उससे पहले कॉरम तक हमने देख लिया है। तो वोटिंग इन हाउस में ऑल मैटर एट एनी सीटिंग ऑफ द आइदर हाउस आर डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स। तो मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स देखे जाते हैं ऑफ द मेंबर जो कि प्रेजेंट होते हैं, वोटिंग एक्सक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक्सक्लूड करके, ठीक है। ओनली अ फ्यू मैटर विच आर स्पेसिफिकली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द असेंबली एंड रिमूवल ऑफ द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल एंड सो ऑन रिक्वायर द स्पेशल मेजोरिटी। उसमें स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, नॉट ऑर्डिनरी मेजोरिटी, ठीक है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंसान, जो कि हमने पहले भी देखा था, अगर टाई हो जाए फिर वो कास्टिंग वोट डाल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है लैंग्वेज इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिक्लेयर किया है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑफ द स्टेट वो हिंदी होगी या फिर इंग्लिश होगी टू बी द लैंग्वेज फॉर ट्रांसैक्टिंग बिजनेस इन द स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद हाउएवर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन परमिट, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो परमिट कर सकता है मेंबर्स को कि वो किसी भी मदर टंग में अपनी जो है डिलीवर कर सकते हैं स्पीच को। तो उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव इज ऑथराइज टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू इंग्लिश एज अ फ्लोर लैंग्वेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 15 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली फ्रॉम द 1965 जब से ये बात रखी गई थी, ठीक है। इन द केस ऑफ द हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, दिस टाइम लिमिट इज 25 ईयर्स, ठीक है। एंड दैट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड मिजोरम, इनके लिए 40 ईयर्स तक की था, ठीक है, जो कि 15 ईयर बाकी अदर स्टेट्स के लिए था, ठीक है। उसके बाद राइट्स ऑफ द मिनिस्टर एंड द एडवोकेट जनरल, अब लास्ट वाले की बात कर लेते हैं। इन एडिशन टू द मेंबर ऑफ द हाउस एंड एवरी मिनिस्टर एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द आइदर हाउस, किसी भी हाउस के अंदर, एंड इन एनी ऑफ इट्स कमिटी ऑफ विच ही इज नेम्ड अ मेंबर विदाउट बीइंग
एंटाइटल्ड टू वोट, ठीक है। उसके बाद देयर आर 2 रीजंस अंडरलाइंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। पहला है a member can participate in the proceeding of the house of which he is not a member. दूसरा, a minister who is not the member of either house can participate in the proceeding of both the houses. ये चीज़ थी इसमें राइट ऑफ द मेंबर्स एंड एडवोकेट जनरल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर 2 तरीके की बिल्स की बात करेंगे। पहला है ऑर्डिनरी बिल, दूसरा है मनी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल में हम पहले देखेंगे तो इसमें बिल इन द ओरिजिनेटिंग हाउस। तो ऑर्डिनरी बिल है वो ओरिजिनेट होगा किसी भी हाउस से, मतलब जैसे कि सेंटर के अंदर जो है वो लोकसभा या फिर राज्यसभा, वैसे ही स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी से भी पास हो मतलब स्टार्ट हो सकता है। सच ए बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर, आइदर बाय द मिनिस्टर और बाय एनी अदर मेंबर, और किसी अदर मेंबर भी, कोई अदर मेंबर भी इसको ओरिजिनेट कर सकता है। तो बिल पास थ्रू द 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस कौन कौन सी है? पहला जो है फर्स्ट रीडिंग, दूसरा जो है सेकंड रीडिंग, तीसरा जो है थर्ड रीडिंग। आफ्टर द बिल पास्ड बाय द ओरिजिनेटेड हाउस इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द सेकंड हाउस। मान लीजिए अगर लेजिस्लेटिव असेंबली से स्टार्ट किया है तो काउंसिल वाले के पास जाएगा, अगर काउंसिल से स्टार्ट हुआ है तो असेंबली वाले के पास आएगा। अ बिल इज डीम्ड टू बी passed by the state legislature only when both the houses agree हो उसके ऊपर, either with or without the amendment। अगर दोनों houses जो है एग्री हैं फिर वो जो है पास किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, अगर उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है भी, अगर नहीं भी है तो भी। इन द केस ऑफ द यूनी कैमरल लेजिस्लेटिव बिल पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली सेंड डायरेक्टली टू द गवर्नर। फिर वो गवर्नर के पास डायरेक्टली भेज दिया जाएगा अगर एक ही हाउस है। अगर स्टेट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली ही है अकेली, तो फिर अगर उन्होंने ही इनिशिएट किया है तो गवर्नर के पास डायरेक्टली सेंड कर दिया जाएगा। दूसरी बात आती है हमारे पास, इसी में ऑर्डिनरी बिल की ही बात कर रहे हैं, बिल इन द सेकंड स्टेज, ठीक है। अभी हम ओरिजिनेटिंग स्टेट देख चुके हैं, सेकंड स्टेट की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, सेकंड हाउस के अंदर तो हम इसमें बात कर रहे थे कि हम इसमें बात कर रहे थे ऑर्डिनरी बिल के सेकंड हाउस में अगर वो बिल है तो सेकंड हाउस में द बिल पासेस थ्रू ऑल द 3 स्टेजेस एंड द फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। व्हेन द बिल इज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ट्रांसमिटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल द लेटर हैज़ द 4 ऑल्टरनेटिव बिफोर इट। पहला है कि वो पास होगा बिल बाय एज सेंट बाय द असेंबली, ठीक है। दूसरा है कि बिल पास होगा विद द अमेंडमेंट एंड रिटर्न टू द असेंबली फॉर द रिकन्सिडरेशन। तीसरा है इफ़ इट में रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर। फोर्थ है इफ़ इट मे नॉट टेक एनी एक्शन एंड दस कीप द बिल पेंडिंग। तो इसके बाद क्या है कि जो काउंसिल है वो पास करेगा बिल को विदाउट एनी रिकमेंडेशन और असेंबली एक्सेप्ट द अमेंडमेंट सजेस्टेड by the council. A bill is deemed to have been passed by both the houses and same is sent to the governor for his assent. अगर दूसरी तरफ देखें, अगर किसी असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया है अमेंडमेंट को सजेस्टेड बाय द काउंसिल एंड द काउंसिल रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर एंड काउंसिल डज नॉट टेक एनी एक्शन फॉर 3 मंथ, उसके बाद असेंबली में पास द बिल अगेन एंड ट्रांसमिटेड द सेम टू द काउंसिल। उसके बाद अगर काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया बिल अगेन, क्योंकि दोबारा अगर भेजा अमेंडमेंट के लिए, अगर फिर से उसने रिजेक्ट कर दिया काउंसिल ने, देन अमेंडमेंट नॉट acceptable to the assembly and does not pass the bill within 1 month and then the bill is deemed to have been passed by both the houses in the form in which it was passed by the assembly for the second time। मतलब सेकेंड टाइम में बिल को पास कर दिया जाएगा। therefore the ultimate power passing the ordinary bill is vesting in the assembly। असेंबली के पास ही है सारी पावर, ठीक है। उसके बाद at the most the council can detain and delay the bill for a period of the 4 month, ठीक है। 3 month in the first instance and 1 month in the second instance। ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। उसका कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द मैकेनिज्म ऑफ द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज टू रिजॉल्व द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द 2 हाउसेज ओवर द बिल। ऑन द अदर हैंड देयर इज अ प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन द लोक सभा एंड द राज्य सभा टू रिजॉल्व द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द 2 ओवर द ऑर्डिनरी बिल। इसमें नहीं है, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा में तो है, लेकिन अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं तो उसमें नहीं है। मोर ओवर व्हेन द बिल विच हैज़ बीन ओरिजिनेटेड इन द काउंसिल वाज सेंट टू द असेंबली इज रिजेक्टेड बाय द असेंबली द बिल एंड बिकम्स डेड, ठीक है। उसके बाद दस द काउंसिल हैज़ बीन गिवन मच लेसर सिग्निफिकेंस
पोजीशन एंड अथॉरिटी देन दैट ऑफ द राज्यसभा एट द सेंटर, मतलब राज्यसभा के पास ज़्यादा जो है वो पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी है एज कम्पेयर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट इसी में ही ऑर्डिनरी बिल में ही हम बात करेंगे असेंट ऑफ द गवर्नर, ठीक है, कि गवर्नर की असेंट कितनी इंपॉर्टेंट है इस बारे में देखेंगे। तो एवरी बिल आफ्टर वो पास हो जाएगी दोनों हाउसेस के अंदर, अगर वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है उसके अंदर, तो वो 4 ऑल्टरनेटिव्स है बिफोर द गवर्नर कि पहला कि वो उसको असेंट दे दे बिल को, दूसरा विद होल्ड कर ले, अपने पास रख ले, ठीक है, हिज असेंट टू द बिल, तीसरा वो रिटर्न कर दे बिल को कि रिकन्सिडरेशन करो, इसको वो वापस भेज दे हाउसेस को कि दोबारा से इसको देखो, ठीक है। ही में रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, रिजर्व कर दे, रिजर्व करके रख सकता है कि प्रेसिडेंट उनको देखेंगे कि ये बिल के अंदर क्या है। इफ़ द गवर्नर गिव हिज असेंट टू द बिल बिकम एन एक्ट, अगर पहले में अगर वो असेंट दे देता है तो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है, एंड प्लेस ऑन इट्स स्टैट्यूट बुक, ठीक है। इफ़ द गवर्नर विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, सेकंड वाला अगर पॉइंट देखिए, अगर विदहोल्ड अपने पास रख लेता है तो बिल जो है वो एंड हो जाएगा और वो एक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है, ये बिल जो एक्ट नहीं बन पाएगा। उसके बाद इफ़ द गवर्नर रिटर्न द बिल फॉर द रिकन्सिडरेशन एंड इफ़ द बिल इज पास्ड बाय द हाउस और द बोथ द हाउसेस अगेन विद और विदाउट अमेंडमेंट एंड प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर हिज असेंट, द गवर्नर को फिर असेंट देना ही पड़ेगा, कहने का मतलब फिर ये एक्ट बन जाएगा। उसके बाद दस द गवर्नर इंजॉय ओनली सस्पेंसिव वीटो, द पोजीशन इज सेम एट द सेंट्रल लेवल ऑल्सो, तो यहाँ पे गवर्नर जो है वो सस्पेंसिव वीटो को इंजॉय करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, ये तो गवर्नर का असेंट था, अब प्रेसिडेंट का असेंट दे लेते हैं किसके में, ऑर्डिनरी बिल में। तो असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, व्हेन अ बिल इज रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि अभी हमने देखा था कि वो गवर्नर जो है वो असेंट दे दे पहले में, दूसरे में विद होल्ड कर दे, ठीक है, और तीसरे में क्या था वो रिटर्न कर दे हाउसेस को, फोर्थ में क्या था कि वो प्रेसिडेंट की उसके लिए कंसिडरेशन के लिए रख दे। तो अभी हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट में आइदर गिव हिज असेंट टू द बिल और विद होल्ड कर ले अपने पास, और रिटर्न कर दे कि बिल को रिकन्सिडरेशन करो ऑफ द हाउसेस, ठीक है, ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। व्हेन द बिल इज सो रिटर्न द हाउसेस हैज़ टू बी रिकन्सिडर विद इट इन द 6 मंथ। तो अगर प्रेसिडेंट जो है वो बिल को भेज दे, वापस रिटर्न कर ले, तो 6 मंथ के अंदर जो है वो हाउसेस को उसके ऊपर रिकन्सिडरेशन करनी होती है। तो बिल इज रिप्रेजेंटेड अगेन इन द प्रेसिडेंशियल असेंट आफ्टर इट इज पास्ड बाय द हाउस और द हाउसेस विद और विदाउट द अमेंडमेंट, और it is not mentioned in the constitution whether it is the obligation on the part of the president to give his assent to the such a bill or not। तो यहाँ पे हमने जब देखा था थर्ड पार्ट में कि गवर्नर को यहाँ पे असेंट फिर देना ही होता है, इस केस में प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है कि रिकन्सिडरेशन के बाद प्रेसिडेंट को देना ही देना है असेंट, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मनी बिल, इसको देख लेते हैं फटाफट से। तो मनी बिल में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ले डाउन करता है स्पेशल प्रोविजंस को फॉर द पासिंग ऑफ मनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेटिव। पहला है कि जो मनी बिल है कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इसको नहीं जनरेट किया जा सकता, तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ही इंट्रोड्यूस होगा। इट इज़ इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली एंड टू on the recommendation of the governor. Every such bill is considered to be a government bill and can be introduced only by the minister. तो मनी बिल को मिनिस्टर ही ओरिजिनेट करेगा, कोई मेंबर नहीं करेगा, ठीक है। आफ्टर अ मनी बिल इज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली इट इज ट्रांसमिटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द कंसिडरेशन। तो इसके बाद ये कहाँ आएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कंसिडरेशन के लिए। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ रिस्ट्रिक्टेड पावर विद रिगार्ड टू द मनी बिल, इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड। तो ये जो है इसको ना तो रिजेक्ट कर सकते हैं ना अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ये नहीं कर सकते। इट कैन ओनली बी मेक रिकमेंडेशन, अगर कुछ रिकमेंडेशन चाहिए देनी चाहते हैं तो दे सकते हैं। मस्ट रिटर्न बिल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली विद इन द 14 डेज के अंदर इनको ये वापस देना होता है। द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट था कि इफ़ द लेजिस्लेटिव असेंबली जो है
अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है रिकमेंडेशन, द बिल इज देन डीम्ड टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस इन द मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, इनकी जो रिकमेंडेशन दी हुई है अगर लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेप्ट कर लेती है तो वो मॉडिफाइड फॉर्म में जो है वो बिल आ जाएगा। इफ़ द लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन, द बिल इज देन डीम्ड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस इन द ओरिजिनली फॉर्म। तो अगर मॉडिफाई होगा, अगर इसकी रिकमेंडेशन को पास कर दिया जाता है, अगर नहीं किया जाता तो वो ओरिजिनल फॉर्म में जैसे उसको लाया गया था विदाउट एनी चेंज वो प्रेजेंट होगा। इफ़ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, 14 दिन के अंदर ये बिल को रिटर्न नहीं करती, द बिल इट deemed to have been passed by both the houses at the expiry of said period in the form of the originally passed by the legislative assembly, thus the legislative assembly has more power। मतलब अगर ये बिल को 14 दिन के अंदर पास नहीं करती तो वो ओरिजिनल फॉर्म में ही फिर प्रेजेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब बेसिकली पावर किसकी ज़्यादा, लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसकी पावर ज़्यादा है देन द लेजिस्लेटिव काउंसिल विद रिगार्ड टू द मनी बिल। एट मोस्ट द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिटेल और डिले अ मनी बिल फॉर द पीरियड ऑफ द 14 days। फाइनली व्हेन द मनी बिल इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर, अब गवर्नर के असेंट के लिए आएगा बिल, वो उसको असेंट दे सकता है, विदहोल्ड कर सकता है हिज असेंट और रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंशियल असेंट बट कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। तो पहला हमने देखा था कि असेंट दे सकता है, दूसरा विदहोल्ड कर सकता है, तीसरे वाला नहीं कर सकता, रिटर्न नहीं कर सकता रिकंसिडरेशन के लिए, चौथा प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख सकता है। तो तीसरा पॉइंट इसमें गवर्नर जो है वो फॉलो नहीं कर सकता अगर बात आती है मनी बिल की। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली द गवर्नर गिव हिज असेंट, नॉर्मली अगर देखा जाए तो पहले वाला ही वो फॉलो करते हैं टू द मनी बिल एज इट इज इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव विद द his prior permission when the money bill is reserved for the consideration of the president। अगर फोर्थ वाला पॉइंट देखें, the president may give his assent to the bill and withhold his assent to the bill but cannot return द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। कहने का मतलब रिटर्न नहीं करना है अगर बात मनी बिल की आती है तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पोजीशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसके अंदर इक्वल विद द असेंबली एंड अनइक्वल विद द असेंबली की बात है। तो एक एक करके देख लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है फॉर द काउंसिल एज कम्पेयर टू द असेंबली, उसको 2 वेज में जो है वो देख रहे हैं हम। स्फीयर वेयर द काउंसिल इज इक्वल टू द असेंबली, स्फीयर वेयर द काउंसिल इज नॉट इक्वल टू द असेंबली। तो पहला आता है इक्वल टू द असेंबली, उसके बारे में देख लेते हैं। द पावर एंड स्टेटस ऑफ द काउंसिल आर ब्रॉडली इक्वल टू द असेंबली, मतलब पावर्स जो हैं एंड स्टेटस जो है वो दोनों के सेम है। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट है। पहला, इंट्रोडक्शन एंड द पैसेज ऑफ द ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल में अगर देखा जाए तो पावर दोनों की सेम है। इन द केस ऑफ द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू ऑफ द हाउसेज द विल ऑफ द असेंबली प्रिवेल ओवर द काउंसिल। तो असेंबली की ही अगर देखी जाए काउंसिल से ज़्यादा है अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है, डिसएग्रीमेंट हो जाती है अगर दोनों के बीच में, तो असेंबली की पावर ज़्यादा है इस केस में। उसके बाद अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द गवर्नर। तो ऑर्डिनेंसेस के केसेस में इक्वल होती है इनकी पावर विद द असेंबली। तीसरा है सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, उस केस में भी इक्वल है। अंडर द कंसिडरेशन under the constitution the minister including the chief minister can be the member of the either house of the state legislative, however the irrespective of their membership they are responsible only to the assembly। third है consideration of the reports of the constitutional bodies like the state finance commission, state public service commission, comptroller and auditor general of the India। fifth है enlargement of the jurisdiction of the state public service commission। next हम बात करते हैं unequal with the assembly, council कैसे different है। तो पहला तो हमने देखा मनी बिल can be introduced only in the assembly not in the काउंसिल। ठीक है, तो पहला हमने देखा मनी बिल, इसमें ये इक्वल नहीं है। दूसरा, काउंसिल कैन नॉट अमेंड एंड रिजेक्ट द मनी बिल, अमेंड भी नहीं कर सकता, रिजेक्ट भी नहीं कर सकता मनी बिल को, और उसको 14 डेज के अंदर काउंसिल को ये असेंबली को पहुंचाना होता है विद द रिकमेंडेशन। देनी है तो दो, नहीं देनी है तो ना दो। थर्ड है द असेंबली कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। अब असेंबली के ऊपर है, वो काउंसिल की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते। इसमें भी किसकी पावर ज़्यादा दिखती है, असेंबली की। ठीक है, द मनी बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द
both houses in both the cases. उसके बाद फोर्थ आता है द फाइनल पावर टू डिसाइड वेदर द पर्टिकुलर बिल इज़ मनी बिल और नॉट, तो ये भी पावर किसकी है, असेंबली की. फिफ्थ है फाइनल पावर ऑफ पासिंग इन ऑर्डिनरी बिल, जो है ऑर्डिनरी बिल की भी जो फाइनल पावर किसको दे रखी है, असेंबली को. एट मोस्ट द काउंसिल कैन डिटेन एंड डिले द बिल फॉर द पीरियड ऑफ द 4 मंथ. इस केस में 4 मंथ तक वो अपने पास रख सकते हैं, जिसमें 3 मंथ जो है वो फर्स्ट इंस्टांस में एंड 1 मंथ जो है वो सेकेंड इंस्टांस में अपने पास रख सकते हैं. इन द वर्ड्स द काउंसिल इज़ नॉट इवन अ रिवाइजिंग बॉडी लाइक द राज्यसभा, इट इज़ ओनली अ डेलीगेटरी चैम्बर और द एडवाइजरी बॉडी. सिक्स्थ पॉइंट है काउंसिल कैन ओनली डिस्कस द बजट बट कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स ऑफ द ग्रांट. तो काउंसिल जो है डिस्कस कर सकता है ओनली बजट के ऊपर, वो अपने डिमांड्स फॉर द ग्रांट्स के लिए वोट नहीं कर सकता. ठीक है. सेवन्थ पॉइंट इसमें देखेंगे हम कि काउंसिल कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि असेंबली में किया जाता है. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, असेंबली के लिए. तो काउंसिल कैन डिस्कस एंड क्रिटिसाइज द पॉलिसीज एंड द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट. 8 है कि ऑर्डिनरी बिल जब ओरिजिनेट होता है काउंसिल से, वॉज सेंड टू द असेंबली, इट इज़ रिजेक्टेड बाय द असेंबली, मतलब रिजेक्ट किया जा सकता है. द बिल उसी टाइम जो बिल है वो एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट है काउंसिल डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट इन द राज्यसभा. तो 9th में क्या है कि काउंसिल के बंदे जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जब इलेक्शन की बात आती है किसकी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की. 10th है काउंसिल हैज़ नो इफेक्टिव से इन द रेटिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड इन दिस रिस्पेक्ट द विल ऑफ द असेंबली प्रिवेल ओवर द काउंसिल. 11th है फाइनली the very existence of the council depend on will of the assembly. The council can abolish by the parliament on the recommendation of the assembly. अगर assembly ने recommendation दे दी parliament को तो council को हटाया भी जा सकता है. From the above said it is clear that the position of the council जो है वो weaker है as compared to the assembly. and अगर देखा जाए राज्यसभा की पोजीशन से भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की पोजीशन वीक है. ठीक है. उसके बाद द राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विद द लोकसभा इन ऑल द स्फेयर एक्सेप्ट द फाइनेंशियल मैटर एंड विद रिगार्ड टू द कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट. ऑन द अदर हैंड जो काउंसिल है वो सबऑर्डिनेट है किसके, असेंबली के इन ऑल respects. Thus the predominance of the assembly over the council is fully established. Even though both the council और द राज्यसभा आर द सेकेंड चैम्बर्स एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है काउंसिल मच उसको लेसर इंपॉर्टेंस दी गई है देन द राज्यसभा ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स. वो अब देख लेते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर की जो है काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर जो है वो लेस क्यों है राज्यसभा से. तो पहला, राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड दस रिफ्लेक्ट द फेडरल एलिमेंट ऑफ द पॉलिटी. तो इसमें फेडरल स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए इसमें तो सिर्फ स्टेट से ही बंदे आते हैं इसलिए. ठीक है. इट मेंटेन द फेडरल इक्विलिब्रियम बाय प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द सेंटर. देयरफॉर इट हैज़ अ इफेक्टिव रिवाइजिंग बॉडी एंड नॉट जस्ट अ एडवाइजरी बॉडी और द डेलीगेटरी बॉडी लाइक द दैट ऑफ द काउंसिल. ऑन द अदर हैंड द इशू ऑफ फेडरल सिग्निफिकेंस राइज इन द केस ऑफ द काउंसिल. तो यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. सेकेंड है काउंसिल इज heterogeneously constituted. It represents different interests and consists of differently elected members and also includes some nominated member. Its very composition make its position weak and reduces its utility as an effective revising body. On the other hand, राज्यसभा जो है वो homogeneously है. तो यहाँ पे ये heterogeneous body है and ये homogeneous body है. It represent only the state and consists mainly elected members. ठीक है. थर्ड हमारे पास आता है the position accorded to the council is in the accordance with the principle of democracy. The council should yield to assembly which is a popular house. The pattern of relationship between the two house of the state legislative is adopted from the British model. Very important, British model के बेस पे ये चल रहा है. And in Britain house of lords होते हैं, cannot oppose and obstruct the house of the commons. The house of the lord is only the delegatory chamber. It can delay the ordinary bill for the maximum period of the 1 year and the money bill for the 1
month, ठीक है। उसके बाद कीपिंग इन व्यू इट्स वीक, पावरलेस एंड इनसिग्निफिकेंट पोजीशन एंड रोल, क्रिटिक्स हैव डिस्क्राइब द काउंसिल एज द सेकेंडरी चैम्बर, क्योंकि ये सेकेंडरी चैम्बर है, ठीक है, एंड कॉस्टली भी है, ठीक है, एंड ऑर्नामेंटल लग्जरी वाइट एलिफेंट इसको बोला जाता है। उसके क्रिटिक्स ओपिनियन देते हैं कि ये जो काउंसिल है वो सर्व करता है एज अ रिफ्यूज फॉर दोज हु आर डिफीटेड इन द असेंबली इलेक्शन। इट enabled the unpopular, rejected and ambitious politicians to occupy the post of the chief minister or the minister or the member of the state legislative. Even though the council have been given a less power as compared to with the assembly, its utility is spotted on the following grounds, जैसे कि ये चेक करता है hasty, defective, careless and इल कंसिडरेशन लेजिस्लेटिव को मेड बाय द असेंबली, जो कि असेंबली क्रिएट करती है, एंड बाय मेकिंग प्रोविजन फॉर द रिवीजन एंड थॉट। सेकंड है इट फैसिलिटेट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एमिनेंट professional expert who cannot face direct election. The governor nominated 1/6 of the member the council to the provide the representation of such people. नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिविलेजेस। इसके अंदर हम 3 प्रिविलेजेस की बात करेंगे, प्रिविलेजेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, कलेक्टिव प्रिविलेजेस एंड द इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। एक एक करके देख लेते हैं। प्रिविलेजेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव जो होती है वो सम होती है ऑफ द स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज एंड एक्सेम्पशन जो कि इंजॉय किए जाते हैं बाय द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव एंड देयर कमेटीज एंड देयर मेंबर। ये नेसेसरी होता है इन ऑर्डर टू सिक्योर द इंडिपेंडेंस एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर एक्शन। विदाउट इन प्रिविलेजेस के जो हाउस है वो नाइदर मेंटेन देयर अथॉरिटी, डिग्निटी एंड ऑनर नोर कैन प्रोटेक्ट देयर मेंबर फ्रॉम एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन डिस्चार्ज ऑफ देयर लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये एक्सटेंड की गई है privileges of the state legislative to those person who are entitled to speak and take part in proceeding of the house of the state legislature or the committees, and इसके अंदर एडवोकेट जनरल को भी इंक्लूड किया गया है, साथ में स्टेट मिनिस्टर्स को भी। एंड इट मस्ट बी क्लैरिफाइड दैट प्रिविलेजेस ऑफ स्टेट legislature do not extend to the governor who is the integral part of the state legislature. उसके बाद privileges of the state legislature can be classified into 2 broad categories. पहला है enjoyed by each house of the state legislative collectively, and दूसरा है कि enjoyed by the members individually. मतलब collectively भी इसको enjoy कर सकते हैं, individually भी इसको enjoy किया जा सकता है। collective अभी यही वाली चीज़ें हम एक एक करके अलग अलग से देखेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कलेक्टिव प्रिविलेजेस की, तो इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। पहला कि इनके पास राइट होता है कि ये पब्लिश कर सकते हैं अपने रिपोर्ट्स को, डिबेट्स को, प्रोसीडिंग्स को, एंड ये प्रोहिबिट भी कर सकते हैं कि कोई और पब्लिश ना कर दे सेम चीज़ें जो कि ये कर रहे हैं। दूसरा है कि ये एक्सक्लूड कर सकते हैं स्ट्रेंजर को प्रोसीडिंग के लिए एंड सीक्रेट सीटिंग्स में बैठने के लिए और डिस्कस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स को। तीसरा है ये रूल्स को बना सकते हैं टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर एंड कंडक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर जो भी बिजनेसेस होते हैं एंड एजुडिकेट अपॉन सच मैटर्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है कि ये पनिश कर सकते हैं मेंबर्स को और द आउटसाइडर्स को अगर वो ब्रीच करते हैं इनके प्रिविलेजेस को और कंटेम्प्ट करते हैं, रेप्रीमेंट करते हैं, मॉनिशन करते हैं, इम्प्रिजनमेंट करते हैं, उसके लिए ये पनिश भी कर सकते हैं। और इनके पास राइट होता है टू रिसीव द इमीडिएट इंफॉर्मेशन ऑफ द अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट और द रिलीज ऑफ द मेंबर। उसके बाद 6 पॉइंट है इट कैन इंस्टीट्यूट इंक्वायरीज को कंडक्ट करवा सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं ऑफ द अटेंडेंस ऑफ द विटनेसेस एंड सेंड फॉर द रेलिवेंट पेपर्स एंड द रिकॉर्ड्स। 7th है कि द कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउसेस, इनकी हाउसेस के अंदर कोर्ट्स जो है वो प्रोहिबिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 8 है नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड एंड नो लीगल process can be served within the presence of the house without the permission of the presiding officer. Next हमारे पास आता है individual privileges, जिसके अंदर हम 3-4 चीज़ें देखेंगे। पहला है they cannot be arrested during the session of the state legislative and 40 days before the beginning and 40 days after the end of such session. तो इसके अंदर अरेस्ट नहीं कर सकते, तो ये इसको इंडिविजुअल प्रिविलेज दी गई है, ठीक है। दिस प्रिविलेज इज़ अवेलेबल ओनली इन द सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस के अंदर नहीं है, ये सिर्फ
क्रिमिनल केसेस के अंदर है, ठीक है, और क्रिमिनल के अंदर भी नहीं है और प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस के अंदर भी ये नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दे हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है इन द स्टेट लेजिस्लेटिव, ये इनका इंडिविजुअल प्रिविलेज है। एंड नो मेंबर इज लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग इन any court for anything said or any vote given by them in the state legislature or its committees, and this freedom is subject to the provision of the constitution and to the rules and standing order regulating the procedure of the state legislature। थर्ड है कि ये इनको exempt किया गया है from the jury service, ठीक है, and they can refuse to give evidence and appear as a witness in case of pending in the court while the state legislature is in the session। तो ये इनके सारे थे इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, ठीक है। आई होप ये वाला चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।